नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो उस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, जो उस बहन के साथ हैवानियत हुई, उससे पूरा देश शर्मसार है। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है और हर इंसान यही चाहता है कि जल्द से जल्द उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ मिले और हम सब उस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी टेस्ट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और अभी कल जो उसका ऑटोप्सी टेस्ट हुआ है, उसका टेस्ट रिपोर्ट जो आया है वो काफी चौंकाने वाला है। 16 जगह उस महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। उसके आंख, नाक, चेहरे, कान, पूरे शरीर पर चोट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दुखद करने वाली चीज है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी काफी सारे चोट के निशान हैं। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था और जो रिपोर्ट बताता है उसमें मल्टीपल पेनिट्रेशन, रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि मल्टीपल पेनिट्रेशन उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स में हुआ है, जिससे ब्लड का रिसाव हो रहा है। और इससे साफ जाहिर होता है कि उसके साथ संबंध बनाने वाला, उसके साथ जबरदस्ती करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि कई लोग थे। सिर्फ एक व्यक्ति ने उसके साथ सहवास नहीं किया था, सिर्फ एक व्यक्ति ने उसका रेप नहीं किया था, बल्कि उसके साथ रेप करने वाले उस रात कई लोग थे, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में मल्टीपल चोट हैं, कई सारे चोट्स हैं। और ये सब चोट सिर्फ एक व्यक्ति के और सिर्फ एक बार करने से नहीं होता है। दोस्तों, ऑटोप्सी रिपोर्ट से काफी सारी चीजें खुल करके सामने आई हैं। अभी बहुत सारी उसके टेस्टेज होने हैं, जिससे सारी चीजें खुल करके सामने आ जाएंगी। लेकिन उसके नाखूनों में मांस के टुकड़े और कुछ ब्लड मिले हैं, जिससे उसको लैब में टेस्ट करने के बाद, उसका परीक्षण करने के बाद पता चल जाएगा कि ये किस व्यक्ति का मांस है, किस व्यक्ति का ब्लड है। उससे भी काफी चीजें सामने आ जाएंगी कि ये जो खून है, ये जो मांस है, संजय राय का ही है या कोई और भी व्यक्ति था उसका है। ये सारी चीजें आने वाले समय में सामने आएंगी और हम सबका, पूरे देश का इंतजार है कि जल्द से जल्द उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले जिनके आंखों से आंसू थमने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। इस पूरे देश को इंसाफ मिले, जहां जगह जगह पर उस बेटी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, उस बेटी के लिए खाना पीना तक लोगों ने छोड़ रखा है। हम सबको इसका इंतजार है कि जल्द से जल्द इसका निर्णय आए। दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सबको दुखी करती हैं और हम सबको जानना चाहिए कि ये क्या ऐसी चीजें हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसको बचाया जा रहा है और किसको सिर्फ मुहरा बना करके आगे किया जा रहा है। अभी तक तो जो सामने इस केस में शामिल व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जो संजय राय है और कुछ उंगलियां अब वहां का प्रिंसिपल जो है, जिसका नाम है संदीप घोष, उसके ऊपर भी उठाई जा रही हैं। और कहा यहाँ तक भी जा रहा है कि संदीप घोष एक बहुत ही निचले कैरेक्टर का व्यक्ति था और ऊपर लेवल तक उसकी इतनी अच्छी पैठ थी कि कई बार उस हॉस्पिटल से उसको 2 बार हटाया गया और फिर 2 बार हटाने के बाद फिर उसी हॉस्पिटल में आ जाता था। इतना आगे लेवल तक उसका पैठ था। लेकिन वो कुछ गलत चीजें होती थी उस हॉस्पिटल में, शायद उस चीजों को ये महिला डॉक्टर जान गई थी और उसके लिए आवाज उठा रही थी, जिसके वजह से उसके आवाज को बंद कर दिया गया। लेकिन ये सब चीजें अब सामने बाद में ही आएंगी, जब इसका पूरा निचोड़ निकल जाएगा, जब सीबीआई इसकी गहन तरीके से जांच करने के बाद जब अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी, तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक वहां के पुलिस कमिश्नर ने भी खुल करके इस केस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इसके वजह से पब्लिक के बीच में ये भी बातें हो रही हैं कि
इसमें हो सकता है कि कहीं न कहीं पुलिस की भी मिलीभगत हो, क्योंकि वो जो संजय राय है, वो पुलिस के साथ ही काम करता था, पुलिस में ही वॉलंटियर के तौर पर वो काम कर रहा था। हो सकता है उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही हो, और हो सकता है संजय राय अपने आप को सामने फ्रंट पर खड़ा कर दिया हो, लेकिन उसके पीछे पुलिस का ही किसी और बड़े अधिकारी का हाथ हो इस केस में। वो सब चीजें सामने आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुखी करने वाली चीजें हैं, वो चीजें ये हैं कि कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, और ये सबको अपने दिमाग में नोट करना चाहिए और सबको इसके बारे में समझना चाहिए। जब ये बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये बातें आपको सच लगती हैं या ऐसे कोरी अफवाह है। सबसे पहले, जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंपा, उससे पहले इस केस में काफी लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब सीबीआई के हाथों में आया और सीबीआई ने अपना एक्शन शुरू किया, धड़ाधड़ जब एक्शन शुरू होने लगा तो काफी चीजें सामने आने लगी। और जब संजय राय से सीबीआई ने कल भी पूछताछ किया उससे, तो संजय राय ने सिर्फ यही कहा कि मैं उस दिन जब शाम को पहुंचा उस हॉस्पिटल में, मैं शराब के नशे में, बहुत बुरी तरह से शराब के नशे में था, और मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया तो उस सेमिनार हॉल में मैंने डॉक्टर को सोते हुए पाया। तो मुझे शराब के नशे में कुछ भी नहीं सूझ रहा था, और मैं उस डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। मैं कई दिनों से उस डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर मुझे अच्छी लगती थी और डॉक्टर के पीछे मैं कई दिनों से था, और मैं मौके की तलाश में था, और कल मुझे मौका मिला और मैं डॉक्टर के पास चला गया। लेकिन जैसे मैं उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, डॉक्टर की नींद खुल गई, वो उठ गई और वो अपने बचाव की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं नशे की हालत में इतनी बुरी तरह से था कि मैं उसकी जबरदस्ती को और अपनी तरफ से जबरदस्ती से उसका जवाब देने लग गया, और उस जवाबदेही में उसकी उंगलियां टूट गई, उसके कमर का की हड्डियां टूट गई, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, और कब मेरे हाथों से उसकी गर्दन दब गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद संजय राय कहता है वहां से मैं फिर गया सीधे और शराब पिया। शराब पीने के बाद फिर उस हॉस्पिटल में मैं आया। हॉस्पिटल में आने के बाद फिर सेमिनार हॉल की तरफ गया, लेकिन फिर कुछ दिमाग में आया, मैं फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर मैं अपनी पुलिस बैरक में गया, वहां जाकर के मैं नहाया धोया और उसके बाद मैं सो गया। दोस्तों, अब इस पूरी वाकयात में आपको सोचने वाली चीज है कि उस इतने बड़े हॉस्पिटल में जो वहां की सिक्योरिटी स्टाफ क्या कर रही थी, किस नींद में थी, किस कुंभकर्णी नींद में सिक्योरिटी स्टाफ सो रही थी। उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति पूरी रात आता है, जाता है, आता है, जाता है, इतने बड़े अपराध को अंजाम देता है, और वहां की सिक्योरिटी स्टाफ पूरी सोती रहती है। उसके उसको पता भी नहीं चलता है कि इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। उस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ, मेडिकल कर्मी क्या कर रहे थे? मेडिकल स्टाफ तो पूरी रात जगते हैं, कब किस कौन सा पेशेंट आ जाए, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। लेकिन उस टाइम पर उस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ क्या कर रहे थे, वहां के डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, वहां के नर्सेज क्या कर रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी आवाज, इतना तोड़ फोड़ होता होगा। ऐसे तो नॉर्मली बस उसका मुंह बंद करके सब कुछ नहीं कर लिया होगा इसने, उसने भी तो चिल्लाने की कोशिश की होगी। अगर वहां के व्यक्ति अगर थोड़ा भी अगर आवाज सुनते तो सेमिनार हॉल के पास जाकर के इसको बचाने की कोशिश करते। इससे साफ जाहिर होता है कि उस हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, सारे इसमें मिले हुए थे। ये सब जांच की विषय है, आगे आने वाले समय में ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, इसकी काफी केसेस पहले से भी हैं। कई बार इसको हटाया जाता है दूसरे जगह किसी और, हटाने के बाद इसका इस्तीफा देने के बाद फिर इसको दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इतनी बड़ी इसकी पैठ होती है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि उस हॉस्पिटल में ड्रग्स रैकेट भी चलता था। कोलकाता की एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, ये चल रहा है कि वहां पर उस हॉस्पिटल के आसपास
ड्रग्स रैकेट चलता था, उस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द में सेक्स रैकेट भी चलाया जाता था, और इस सेक्स रैकेट के बारे में उस महिला डॉक्टर को पता चल चुका था, जिसके वजह से उसके साथ ये किया गया, और इसमें पूरी तरह से संलिप्तता वहां के प्रिंसिपल का है। दोस्तों, सवाल वहां के पुलिस के ऊपर भी उठती है। उस पुलिस के साथ वो रहता था, वो रात को इतना बड़ा कांड करने के बाद उन्हीं पुलिस वालों के साथ जाकर के सो जाता है, उठ करके इत्मीनान से फिर आता है हॉस्पिटल में, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल उठते हैं और इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा, और इसका जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा। वहां का जो पुलिस कमिश्नर है, उस पुलिस कमिश्नर का भी रिकॉर्ड इतना बुरा है कि आज तक का उस पुलिस कमिश्नर का सुनने में आता है रिकॉर्ड की जिस केस में भी उसने हाथ लगाया है, उस केस में कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आया है, बस लिपापोती के अलावा। उस केस में लिपापोती ही हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप सोच सकते हैं उस बेटी के साथ ये अपराध करने वाले व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। संजय राय तो एक प्यादा है, मोहरा है, जिसे फ्रंट पे बस ला दिया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, जो कि अगर सही ढंग से इसका जांच होगा तो आने वाले समय में एक एक चीज से पर्दा उठ जाएगा। दोस्तों, जब उस बेटी की डेथ हो जाती है, 6 बजे उस बेटी का डेथ हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को 10:15 बजे क्यों बताया जाता है? 4.25 घंटे के बाद उसके पेरेंट्स को बताया जाता है, और उसके पेरेंट्स को बताया जाता है तो ये बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब, जबकि उसकी डेड बॉडी वहां पर है, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये भी नहीं बताया जाता है। उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में आ जाते हैं, उसके 3 घंटे के बाद उसकी बेटी का डेड बॉडी उसके सुपुर्द किया जाता है। ऐसा किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी? जब हॉस्पिटल स्टाफ को पता चल जाता है कि इसका डेथ हो चुका है, तो ये पुलिस को बताने के सिवा, कोई भी केस में अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन वहां के स्टाफ पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि उस प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करते हैं, संदीप घोष। संदीप घोष अपने घर से इत्मीनान से आता है, हॉस्पिटल आता है, उस केस का पूरा लिपा पोती करता है, हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेता है, तब जाकर के फिर आगे पुलिस को बताया जाता है, फिर जाके घर वालों को बताया जाता है। ऐसा क्यों? ये सब जांच की विषय है। इस चीज से ये इस वहां के प्रिंसिपल की संलिप्तता बिल्कुल जग जाहिर होती है। वहां का प्रिंसिपल जो संदीप घोष है, सीबीआई जांच में ये भी पता चला है कि उसका जो मोबाइल फोन है, उसके पूरे डाटा डिलीट कर दिया गया है। उसमें जितने भी वीडियोस थे, जितने भी ऑडियोज थे, सारे डिलीट किए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या जरूरत पड़ी उस प्रिंसिपल को उस अपने मोबाइल का पूरे डाटा को डिलीट करने का? आप समझ सकते हैं, कुछ न कुछ उस केस से जुड़ा हुआ उसके मोबाइल में डाटा था जिसको उसने डिलीट किया है। वो लड़की जो महिला डॉक्टर थी, उसके पेरेंट्स का कहना है कि वो एक डायरी रखती थी अपने पास में। उस डायरी में पूरी दिनचर्या अपने पूरे दिन की लिखती थी, हर दिन लिखती थी, हर दिन का। अभी 2-3 दिन पहले उसी मेडिकल स्टाफ वहां के डॉक्टर और नर्सों के साथ जब वो दोपहर में लंच कर रही थी, तो उस लंच टेबल पे डॉक्टरों के साथ उसकी कुछ बहस हो गई थी किसी बात को लेकर, और उसको उसने डायरी में लिखा था। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो डॉक्टरों से उसकी बहस हुई थी वो इसमें शामिल हो, ऐसा भी हो सकता है। जब उस डायरी को ढूंढा गया तो उस डेड बॉडी के पास वो डायरी मिलती है, लेकिन वो डायरी पूरी तरह से फटी फटाई थी, फाड़ फूड़ करके सब उसके पन्ने इधर उधर फेंक दिए गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बेटी ने उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में अपने डायरी में मेंशन किया था, इसलिए उस डायरी को अस्त व्यस्त किया गया। जब डेड बॉडी
जब उसका दाह संस्कार करने के लिए जब लेकर के जाते हैं, तो इससे पहले 3 डेड बॉडी वहां पर होती है ऑलरेडी, जिसका दाह संस्कार करना होता है। लेकिन जब ये डेड बॉडी वहां पहुंचती है, तो तीनों डेड बॉडी को साइड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सबसे पहले इसका दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसा क्यों? इसीलिए कि सबूत मिट जाए। जब तक ये बॉडी खत्म नहीं होगी, तब तक हो सकता है कि कुछ न कुछ सबूत इससे ढूंढा जाए, और इस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाएगा, तो फिर सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। वहां पर जो भी स्टाफ था, जो दाह संस्कार करने वाला, उससे पुलिस वालों के द्वारा कहा जाता है कि इसको सबसे पहले करने की जरूरत है, ये बाकी बॉडियों को हटाओ। ऐसा क्यों? क्या जरूरी था ऐसा? इससे क्या जाहिर होता है? इससे साफ जाहिर होता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है इसमें शामिल, कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल है जिसने इस पूरे कारनामों को अंजाम दिया है। बहुत ही सोची समझी साजिश है ये, जिसके तहत इस महिला डॉक्टर को, इस बेटी को, इस बहन को, उसके साथ इतनी बड़ा घृणित अपराध किया गया है। ये सब पूरा देश जानना चाहता है, हम सब जानना चाहते हैं इसके बारे में, और हम सरकार से यही चाहेंगे, सरकार से नतमस्तक होकर के हम गुहार लगाना चाहेंगे पूरे देश की तरफ से कि जल्द से जल्द इस बहन को इंसाफ मिले। चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी पहुंच वाला कातिल हो, और उसको फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। अगर फांसी से कम अगर सजा मिलेगी, तो इसको कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी देशवासियों को। अब बहुत हो गया बहन बेटियों के साथ अत्याचार, देखते देखते, सुनते सुनते, हर दिन किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता रहता है, और वो पुलिस और कोर्ट के द्वारा छूट जाते हैं। 2-4 साल, 5 साल उनको जेल में डाल करके फिर उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, और फिर वो आने के बाद समाज में इन्हीं घटनाओं को अंजाम देते हैं। जरूरत है वैसे दरिंदों को तुरंत इमीडिएट एक्शन लेकर के उनको इस दुनिया में न रहने दिया जाए, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए या शूट कर दिया जाए। अब ऐसी घटनाओं को सुनते सुनते अब बहुत हो गया। कब तक झेलती रहेंगी बहनें? कब तक बेटियां इन सब चीजों से अपने आप को त्रस्त करती रहेंगी? कब तक घुटती रहेंगी इन्हीं सब चीजों को सोच सोच करके? कितने दिनों तक घर अपने अपने घरों में रहेंगी? कब तक वो बाहर नहीं निकलेंगी? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो रात को कहीं भी निकल करके और कहीं जा करके घूम करके आए, कहीं खा पी करके आए? और जब वो बाहर निकलेंगे तो ऐसे दरिंदे उनको किसी नुक्कड़ और किसी चौराहे पर मिल जाएंगे और उसके साथ दरिंदगी करेंगे। अब देश चाहता है कि अब कुछ न कुछ इसका सोल्यूशन निकाला जाए। देश का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी अगर ऐसे ही दरिंदगी दरिंदगी करते रहेंगे? हम बेटी बचा करके, बेटी को पढ़ा करके डॉक्टर तो बना देंगे, लेकिन जब उस हॉस्पिटल में जाएगी तो उस हॉस्पिटल में भी ऐसे नोचने वाले, उसको खसोटने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं जो वहां भी नोच डालेंगे। तो फिर उस बेटी को अच्छा है कि हम अपने घर में ही रखे रहें, घर से बाहर न निकलने दें। कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी? और पढ़ लिख करके भी ऊपर जाने के बाद जब वो अपने ओहदे को पालेंगी, रात दिन मेहनत करके दुनिया भर के एग्जाम्स देने के बाद, नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बनेंगे, यूपीएससी करने के बाद आईएसपीसीएस बनेंगी, आईआईटी करने के बाद आईआईटीएन बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, लेकिन वहां भी उनके ऊपर बैठा हुआ अधिकारी उनके साथ गलत करेगा, उनके जिंदगी के साथ खेलेगा और कहेगा कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर काम कर पाओगे। और इस कंप्रोमाइज के चक्कर में वो बेटियां अपनी असमत को लुटाती रहेंगी, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाती रहेंगी। कब तक चलेगा ये? अब जरूरत है देश को जगने की, और ऐसे दरिंदों को के लिए आवाज उठा करके और इनको जल्द से जल्द इनको फांसी पर चढ़ाने की जरूरत है।
दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। कुछ चीजें पॉइंट्स थे जो मैंने काफी चैनलों पर देखा था, जो कल ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह आया था, पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह होने वाले हैं, उसके हिसाब से उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट एक दो हुआ है, और भी साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होने वाले हैं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। हर चीजें, अगर कोई इस बीच में कोई बड़ा व्यक्ति आकर के और रफा दफा या इसको मटिया पीलित करने के चक्कर में नहीं पड़ेगा और देश के सामने सही चीजें आ जाएंगी, तो जरूर हम सब की आशा है कि इस ऐसे दरिंदे जो इस उस पूरी रात उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ दरिंदगी करते रहे हैं, जल्द से जल्द उसका इंसाफ होगा और उसके माता पिता के आंसुओं को पोंछा जाएगा, पूरे देश के आंसुओं को पोंछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।